जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं खुर्रम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड, इसमें एक्सरसाइज के अंदर मौजूद तमाम क्वेश्चंस की। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे लिंक्स को जो है फॉलो कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो सॉलिड लिक्विड्स में से जो है किया जा रहा है, अभी हम आपसे लिक्विड्स की बात करेंगे। लिक्विड्स की बात करेंगे और बाद में सॉलिड्स के ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द। डिस्टेंस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। लंदन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट आयोडीन में इसलिए होंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप कह लो कि आयोडीन एक नॉन पोलर बिगर साइज मॉलिक्यूल है और इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लंदन फोर्सेस जो है इस मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा होंगी। आयोडीन इज़ अ रिस्पेक्टफुल मॉलिक्यूल, पर्पल इन कलर होता है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म्स आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। स्टूडेंट्स, एसीटोन जो है दैट इज समथिंग लाइक CH3 COCH3 और क्लोरोफॉर्म जो है दैट इज CH3Cl। ये दोनों लिक्विड्स जो हैं स्टूडेंट्स आपस में मिसिबल हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप कह सकते हो कि इनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है। इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाती है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से दैट वी हैव 3 क्लोरीन एटम्स। ये थोड़ा फार्मूला मैंने गलत लिख दिया है, ये आपने CH1 है और Cl3 है, दैट इज़ द बेसिकली फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो कार्बन है वो 3 क्लोरीन के साथ कुछ इस तरह एसोसिएटेड है और साथ है इसके कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल के साथ जो है वो CH3 जो है एसोसिएटेड है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडीज आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट कर जाएंगी, जिस वजह से आप कहोगे कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है एसीटोन और यू कैन से क्लोरोफॉर्म ये आपस में मिसेबल है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमोनिया शोज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स। अमोनिया जो है उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्राइड्स को लेकर विद द फिफ्थ ग्रुप को लेकर, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? इसकी वजह है ऑप्शन नंबर सी, इन्हांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का, बिकॉज इस ग्रुप में नाइट्रोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 ग्रुप में। ड्यू टू दिस इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द मॉलिक्यूल्स, और ये वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी द वेरी कंसिडरेबल आंसर। So let's talk about the fourth question. When water freezes at 0 degree Celsius, its density decreases. 0 डिग्री पे जो है वो डेंसिटी कम होना शुरू होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। क्योंकि आइस जो है आपको याद होगा कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाती है टेट्राहीड्रल फॉर्म में। यू कैन से कि इस स्ट्रक्चर जो है इसमें एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से वॉल्यूम ऑफ आइस जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यही वजह है कि डेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है और आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कंसीडर किया जाएगा ठीक आंसर। एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। स्टूडेंट्स याद रखना, जब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा पानी का। वैसे रीजनली जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो डेफिनेटली एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 760 टॉर जो है एक नॉर्मल रेंज है। 100 डिग्री पर आप कह लो कि 760 टॉर प्रेशर लग रहा होता है। आप कह सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज़ करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करोगे 110 पे डेफिनेटली टॉर भी कुछ इंक्रीज़ कर जाएंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 1200 टॉर जो है इसका आंसर होगा। डेफिनेटली इन बिटवीन 760 टू 1200 और ही कोई ना कोई आंसर होगा। तो इसलिए ए जो है वो सूटेबल आंसर होगा इसके लिए। तो बाकी इसके आंसर ठीक नहीं होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ और जानते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या आ सकते हैं।
स्टूडेंट फिलिंग द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. दे आर आस्किंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस is something like increases down the group and results in the increase in their boiling points. So increases is going to be the answer. याद रखो जब भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं. सो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डैश इज डेवलप्ड इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर. क्या चीज़ होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अभी आपको मैंने बताया था. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है आप याद रखेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाती है बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करके भी दिखाई थी. उसके बाद है जी थर्ड में exceptionally weak dash of HF is due to the strong hydrogen bonding present in it. तो डेफिनेटली यू कैन से कि जो एक वीक एसिडिक स्ट्रेंथ है HF की, HF इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, आप यहाँ पर लिखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ. तो वीक एसिडिक स्ट्रेंथ जो है HF की वो वजह है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसके बाद चौथा सवाल है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर रिजल्ट आएगा, अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल सिस्टम्स. उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये फिलिंग द ब्लैंक इतनी कोई टफ नहीं थी वैसे. उसके बाद है ये डेल्टा एच वी heat of vaporization of hexane molecule, that is hexane, should be dash than that of ethane. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें हम ग्रेटर लफ्ज लगाएंगे. सो हेक्सेन का डेफिनेटली ग्रेटर होना चाहिए हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि डेफिनेटली ये भारी मॉलिक्यूल है, इतनी जल्दी वेपर नहीं बनेगा. ये तो बहुत गैस है, ये जल्दी से वेपर बन जाता है. During the formation of ice from liquid water, there is dash percentage increase in the volume. स्टूडेंट्स ये जो सिक्स्थ हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आप एक फिक्स वैल्यू याद रखिएगा. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि 9% जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है आइस का लिक्विड के लिहाज से. सो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डैश एट हाई टेम्परेचर. स्टूडेंट इसमें भी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी आ लेयर ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर डैश द वाटर अंडरनीथ ऑफ फर्दर हीट लॉस. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो लेंगे दैट इज समथिंग लाइक इंसुलेट्स, क्योंकि आपको पता है कि जो आइस है वो नहीं जाने देती हीट को, टेम्परेचर को नीचे, और नीचे आपको पता है लिविंग बॉडीज रह रही होती हैं, तो हीट लॉस जो है वो भी नहीं हो पाता जो अंडरनीथ द वाटर होता है. तो आइस एक अच्छा इंसुलेटर भी है. एवेपोरेशन इज अ डैश प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस. बहुत बड़ा जुमला ही, इसको याद रखिएगा MCQ के तौर पे भी. उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन द डिस्प्ले ऑफ डैश डिवाइसेस. तो ये भी आज लिक्विड क्रिस्टल्स का इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बड़ा काम है. आप जो भी ये टच स्क्रीन यूज़ करते हैं मोबाइल की, ये भी एक लिक्विड क्रिस्टल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है. सो बहुत ज़्यादा यूज़ है लिक्विड क्रिस्टल्स का इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, तो बहुत ज़्यादा है. उसके बाद ट्रू फॉल्स की तरफ जो है हम बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस. डापल फोर्सेस आर वीक देन द डापल इंड्यूस्ड फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स ये फॉल्स है क्योंकि ये उल्ट लिख दिया है हमने. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन डापोल इंट्रैक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ एन आयोनिक सब्सटेंस इन वाटर. तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ट्रू है, सो नथिंग टू गेट वरी अबाउट. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. उसके बाद नेक्स्ट है जी द हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन सॉलिड फॉर्म एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर हैलोजेंस. तो स्टूडेंट्स ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, सो यू डोंट नीड टू गेट वरी अबाउट इट. उसके बाद है जी चौथी स्टेटमेंट द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HS मेक्स डिफरेंट फ्रॉम द वाटर. तो ये बात गलत है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो HS में बहुत वीक होती है.
तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एच एस में होती ही नहीं, इसी वजह से एच एस जो है वो गैस भी है, तो ये बात ही गलत है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीक होती है, सो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, सो फॉल्स हो गया ये स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, ये भी फॉल्स है। उसके बाद है जी द विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड्स पार्शली डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हमारे पास छठी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये ट्रू है, सो डोंट नीड टू गेट वरी अबाउट इट। उसके बाद है द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड वेपर इट्स डायनामिक इन नेचर। यानी जो हमारे पास लिक्विड स्टेट है और सॉलिड स्टेट है, वेपर स्टेट है, ये दोनों डायनामिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात स्टूडेंट सच है, क्योंकि लिक्विड वेपर में और वेपर लिक्विड में टर्न होते रहते हैं, सो दैट इज़ ट्रू। उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ये आठवां भी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है। उसके बाद आइस डज नॉट शो एनी वेपर प्रेशर ऑन इट्स सरफेस एट -1 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा वेपर प्रेशर तो होगा चाहे कोई भी टेम्परेचर हो जाए, तो ये बात टेक्निकली गलत है, सो दैट इज़ नाइन्थ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। उसके बाद है जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलेंट प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो एक इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल प्रेशर को लेकर, तो ये बात भी झूठ है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को कम ज़्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट को बहुत फ़र्क पड़ता है, सो दैट इज़ फॉल्स। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स का सफ़र लिक्विड्स को लेकर। अब हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं, आप वहाँ से देखें। फिलहाल अभी इस ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलते हैं सॉलिड्स की तरफ। पहला मल्टीपल चॉइस जो है वो देखते हैं। सो आयनिक सॉलिड्स आर करेक्टराइज्ड बाय, आयनिक सॉलिड स्टूडेंट्स कह लें कि आप ऑपोजिटली चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो हम कह सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये पोलर कंपाउंड्स हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि इनको अगर सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो लाइक डिसॉल्व वाली लाइक बात जो है वो सच है, तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। तो डी ऑप्शन जो है मैं समझ रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स की बात हम करेंगे, तो क्योंकि आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, सो डी इज़ अ सुटेबल आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं उनके बारे में क्या आप बता सकते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आपको जैसा कि नाम से ही पता है कि ये अरेंज नहीं होते क्रिस्टल्स, और प्रॉपरली नॉन अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं, मिस अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं, रैंडम अरेंजमेंट्स होती हैं इनके अंदर। सो आप कह सकते हो कि ये सॉलिड्स जो हैं शॉर्ट रेंज रखते हैं अपने स्ट्रक्चर में, छोटी छोटी से स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। सो इनको आप कह सकते हैं कि ये दीज जो है क्रिस्टलाइट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे से जो एरियाज जहाँ पर ये शॉर्ट स्ट्रक्चर्स रखते हैं उनको हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। सो इस हिसाब से मैं जो है वो डी ऑप्शन को यहाँ पर लूँगा, क्योंकि कैन पोजेस अ स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। तो डी जो है दैट इज़ अ सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म्स द, अगर ड्राई आइस में साल कार्बन डाइऑक्साइड अब सॉलिड हो गई है, तो आप क्या सोचते हैं कार्बन से सॉलिड हो जाएगा तो क्या होगा। तो ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। हवा में आपको पता है कि 0.034% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन तो 21% होती है, और नाइट्रोजन तो आपको पता है 78% तक होती है। तो ये जो अगर सॉलिड हवा में जो मौजूद कार्बन से सॉलिड कर लें, तो आपको पता है कि इसमें वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं, और एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल स्टूडेंट्स इससे बन जाएगा। तो इसलिए मैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की तरफ ही जाऊंगा, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी चौथा सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सूडो सॉलिड। इसमें से सूडो सॉलिड वो होता है स्टूडेंट्स जो कह लो कि थोड़ा सा खुद को सॉलिड नहीं भी रखता, जैसे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड जो हैं, आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। लेकिन जो ग्लास है ना, ग्लास जिस तरह आपकी ग्लासेस, ये मोबाइल की स्क्रीन एक ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, यानी, और आप कह लो कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका एक और नाम हमने सूडो सॉलिड्स भी रखा हुआ है। सो इसमें मैं ऑप्शन बी को सही समझूंगा, ग्लास।
ये क्रिस्टलाइन है दोनों, ठीक है। उसके बाद डायमंड की बात पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, डायमंड एक बुरा कंडक्टर है। डायमंड एक बुरा कंडक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कार्बन का बना हुआ है, और कार्बन जो है, कार्बन के साथ आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो फुली सेटिस्फाइड भी होती है, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसकी वजह से कोई बिजली वगैरह कंडक्ट हो सके। तो डायमंड इज़ अ वेरी वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, डायमंड कट्स डायमंड, बहुत बड़ा जुमला है। तो डायमंड जो है एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपको याद रखना चाहिए आज की क्लास के बाद। तो इसमें मैं ऑप्शन सी को जो है वो सही समझूंगा, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्रिस्टल होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, और वैसे भी क्रिस्टल हो तो डेफिनेटली देयर इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, पहला जो फिलिंग द ब्लैंक है, दे आर आस्किंग इन अ क्रिस्टल लैटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग नेबर्स ऑफ ईच एटम इज कॉल्ड। क्रिस्टल लैटिस में जो आसपास के एटम्स होते हैं, आप उनको क्या कह सकते हो? तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जो है ना आपने याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद देर आर डैश ब्रेविस लैटिस। स्टूडेंट्स, देर आर 14 ब्रेविस लैटिस। थोड़ा सा ब्रेविस लैटिस के बारे में आप कमेंट करके दूसरे लोगों को भी बताएं, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं। उसके बाद है जी, सूडो सॉलिड इज रिगार्डेड एज डैश लिक्विड। यू कैन से दैट सूडो सॉलिड एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी ग्लास जो होता है, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ये कि ग्लास में बिगन टू क्रिस्टलाइज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, यानी ग्लास जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? दैट इज अनीलिंग। ठीक है, इसको हम अनीलिंग का नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच एग्जिबिट द सेम डैश एंड डैश इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड डैश। तो ये डैश डैश हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच एग्जिबिट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट अ करेक्टर नोन एज आइसोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें हम फिजिकल करेक्टर प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें मैं आइसोट्रॉप्स का लफ्ज जो है इस्तेमाल करूँगा, आइसोट्रॉप्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डैश ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। कौन सी ब्रांच है स्टूडेंट्स? ये ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर की ब्रांच है। सो ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम ट्रू फॉल्स की तरफ। स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज ट्रू फॉल्स, उसमें हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देयर आर 5 पैरामीटर्स इन यूनिट सेल डायमेंशंस ऑफ क्रिस्टल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, देयर आर 5 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस ऑफ अ क्रिस्टल। तो दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। 5 पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है, और 5 पैरामीटर से जो है मैंने आपको बताया था कि देर आर 14 पैरामीटर्स, या मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आप कमेंट कर दो मुझे इसका सही आंसर क्या है। फिलहाल ये तो फॉल्स है। उसके बाद आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड, लो वोलेटिलिटी एंड वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये भी गलत है, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होता है। नमक का ही आप हिसाब लगा लें, नमक 14-13 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, जो आम नमक NaCl जिसके हम यूज़ करते हैं, NaCl। तो बड़ा ये भी फॉल्स है। उसके बाद है नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयंस। तो ये बात सच है, सो डोंट नीड टू वरी नाउ। उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इज आल्सो कॉल्ड द बैंड थ्योरी। ये बात सबसे बड़ी सच बात की इन्होंने। उसके बाद है जी, द आयनिक सॉलिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इन अ मोल्टन स्टेट। याद रखिएगा कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो या सॉलिड हो, जब वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस होते हैं, जिस वजह से वो बिजली का कंडक्टर बन जाता है। तो इसलिए हम ये इस बात को भी सच कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास आज की एक्सरसाइज। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग हैं, मेरी आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देखें, लिंक्स मौजूद हैं, चाहे प्ले लिस्ट है उसमें जाएं आप, और वहाँ से आप इजीली विद अ सिंगल क्लिक आप मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं, या थंबनेल्स आ रहे होंगे साइडों पे, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बिकॉज एफर्ट्स जो हैं वो आपकी सब्सक्रिप्शन से जो है वो नज़र आती हैं कि आप कितनी एफर्ट्स को सराह रहे हैं। तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे, और इसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा अपने, अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ग्रुप्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछना चाहें ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई और बात आप पूछना चाहें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।